और एक जोरदार लात उसके चेहरे के ऊपर आके लगती है। और इस वक्त ऐसा लग रहा था किसी ने आटे के ऊपर पंच मार दिया हो, क्योंकि अभी उसका चेहरा वैसे ही पिचका हुआ था। और वह लात इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वह हवा के अंदर पहले ही 2.5 बार पलटा खा चुका था। धड़ाम और धड़ाम से आकर वह जमीन के ऊपर गिरता है। बटलर किन ने इस टेक्निक का उपयोग इस बार इसलिए किया था क्योंकि इससे पहले उसने खुद के ऊपर इस चीज का प्रयोग किया था। क्योंकि जब उसने सैनिकों को कहा था कि वह उसको चाटे मारे तो उसने देखा था कि उसका ज्यादा असर नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उसने सोचा कि क्या पता एक लात से असर हो जाए। इसी वजह से उसने सभी सैनिकों को कहा था कि सभी उसके चेहरे पे ऊपर लात मारे, क्योंकि केवल उनकी लातों के साथ में ही जो उसका दर्द था ना वो पूरी तरह से गायब हो गया था। और उसके बाद में तो उसने ये तक सोच लिया था कि अब उसको वह अपनी एक गुप्त कला के रूप के अंदर अपने परिवार के अंदर रखेगा, ताकि वो अपनी उसको एक विरासत बना सके और अपने परिवार के अंदर उसको वंश व वंश के अंदर पारित करने की एक कसम खा रहा था। हालांकि इस वक्त उसके पुराने मास्टर को इसकी जरूरत थी, इसी वजह से उसके पास में कोई और चारा नहीं था कि वह यहाँ पर इसको सभी को बता दे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैसे राजा भद्र ने ऐसा चिल्लाते हुए कहा, अचानक से दो दांत टूटकर उसके बाहर निकल आते हैं और अभी उसके मुंह के अंदर खिड़कियां बन जाती है। उन दो दांतों को जमीन के ऊपर पड़ा हुआ देखकर राजा भद्र अब ज्वालामुखी की तरफ फटने के तैयार था। वो किसी भी बल पागल हो सकता था, क्योंकि कुछ समय पहले उसने अपने बटलर को ऐसा कहा था कि भाई तुम मेरा जहर का यहाँ पर इलाज कर दे, लेकिन इससे अलग भाई बोलने के बाद में भी उस कमीने ने मुझे लात और थप्पड़ का गिफ्ट दे डाला। अरे क्या भाई बोलने का ये असर होता है? आज मैं तुझे यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं, तुझे भाई क्या, आज तुझे मैं भिखारी बनाकर छोड़ूंगा, राजा भद्र ने चिल्लाते हुए अपने सामने खड़े हुए बटलर से कहा। इसके बाद में अब राजा भद्र अपने उस तरह के अपमान के साथ में अब वह उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसको कुछ पता ही नहीं था, लेकिन उससे पहले कि वह उस बटलर किन की हालत खराब करने लगे, उससे पहले ही महाराज सुल्तान की एक आवाज सुनाई देती है, भद्र तुम्हारे उस जहर को देखो, तुम्हारा वह जहर ठीक हो गया। क्या जहर? उन शब्दों को सुनने के बाद में भद्र अपनी जगह पर रुक जाता है और उस झटके के साथ में वो उछल पड़ता है। ये कैसे हो गया? आखिरकार ये जहर लात और घुसों के कैसे ठीक हो सकता है? क्योंकि अचानक उसने महसूस किया कि लात, घुसे और थप्पड़ के साथ में वह दर्द वापस कम हो चुका था और वह इतना घबराया हुआ था कि उसने बटलर किन से पूछा, बटलर किन ये क्या हो रहा है? भद्र की बात सुनने के बाद में किन का तो अलग ही हाव हो गया था और उसने कतई इतराते हुए अपने सामने खड़े हुए राजा भद्र से कहा, पुराने मालिक बात कुछ ऐसी है कि जब आपने मुझसे कहा था ना कि मैं वहाँ पर विपिन को बुला कर ले आऊँ, तो उसके बाद में मैं उसको यहाँ पर ले आया था, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि हमारी कोई मौखिक लड़ाई हो गई थी। उसके बाद में चुपचाप उन्होंने मेरे अंदर एक जहर डाल दिया। वो तो उस वक्त एक डॉक्टर मिल गया था जिसकी वजह से मैं ठीक हो गया। उन्होंने मुझे यही सेम उपचार बताया था। हालांकि उन्होंने मुझे उस लात के बारे में नहीं बताया था, लेकिन उसका इन्वेंशन मैंने खुद ने किया था। और उसके अंदर ये जो सबसे ज्यादा खास बात थी ना वो ये थी कि अगर चाटे के अंदर जितना ज्यादा दम लगा होगा ना उतना ही उसके ऊपर वह असर होगा। उसके साथ में वह अपने पॉइजन को कम भी कर सकता था। यही तो कारण था मालिक जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पर मारने के ऊपर मजबूर हो गया। इसके लिए आप मुझे कृपया माफ कर दीजिए। वहीं दूसरी तरफ इनकी बात सुनने के बाद में दोनों का होश उड़ जाता है। क्या वास्तव में ऐसा जहर है जिसको लात घुसो मारने से ठीक किया जाता है? राजा भद्र और सुल्तान दोनों अपनी जगह पर इसी बात के बारे में सोच रहे थे और जमे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। हाँ मालिक, वास्तव में ये सही है, बटलर किन ने उन्हें सकारात्मक रूप से उत्तर दिया। वास्तव में इस तरह के जहर को बनाने के लिए विपिन वास्तव में एक बहुत ही ज्यादा हरामी व्यक्ति है। जैसे बटलर ने विपिन के वहाँ पर इस तरह से अपमान किया ही था कि अचानक से ही उसी आधे रास्ते के अंदर उसके शरीर के अंदर फिर से दर्द स्टार्ट हो जाता है और वह दर्द अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उसको महसूस करने के बाद में अब राजा भद्र जल्दी से किन से बोलता है, अरे अरे तुम यहाँ पर मत रुको, जल्दी से मुझे फिर से मारो। क्योंकि राजा भद्र फिर से उस तरीके की खतरनाक जो दर्द उसके शरीर के अंदर हो रहा था ना, अब वह उस पीड़ा को वापस से नहीं सहना चाहता था। इससे अच्छा तो वह यहाँ पर दिन भर अपने बटलर से मार खाता रहे। इसी के साथ में राजा भद्र जल्दी से अब बटलर किन के जाकर कमर पर चिपक ही जाता है। वो उससे भी भीख मांगने की कोशिश कर रहा था। चल चल बटलर किन, जल्दी से स्टार्ट हो जा, बस तू मेरे को मारता रहे। वहीं जहाँ पर अभी उसके जहर का तोड़ हो रहा था उससे अलग मास्टर टीचर मंडप के अंदर इस समय आदर्श और नितिन दोनों की दोनों उस मूल्यांकन सम्मेलन की तरफ जा रहे थे जहाँ पर वह स्टार्ट होने वाला था। लेकिन अचानक से विपिन वहीं पर रुक जाता है और वह हंसने लगता है। वहीं विपिन
को अपनी जगह पर रुकते हुए देखकर आदर्श ने उससे पूछा, विपिन क्या हो गया, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों रुक गए, क्या कुछ गड़बड़ है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विपिन ने मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब दिया। दोस्तों बात कुछ ऐसी है, जब विपिन वहाँ पर राजा भद्र का इलाज कर रहा था ना, जब राजा भद्र जमीन के ऊपर बिल्कुल ऐसे पड़ा था जैसे कि वो मरने वाला हो, तो उस वक्त उसने 2 शराब की बोतलें पिलाई थी, उसके अलावा एक और शराब की बोतल उसको दी थी। उस वक्त उसने उसके अंदर अपनी एक आत्मा डाल दी थी और उसके साथ में जहर भी था, और वह आत्मा और जहर ऐसी चीज थी जो अब उसके शरीर के अंदर जाने के बाद में जब भी राजा भद्र यहाँ पर विपिन का अपमान करेगा ना, उसके बाद में अचानक से जो उसकी एनर्जी थी वह जहर के अंदर पनपने लगेगी। और ये भी एक कारण था जिस वजह से विपिन ने उसको वहां पर छोड़ दिया था, क्योंकि अभी राजा भद्र का जो जीवन था ना, वह अभी विपिन के अंगुलियों के अंदर फंसा हुआ था। बस एक चुटकी बजाई और वह परमात्मा से मिल जाएगा और उसके बाद में वह सीधा नरकलोक जाएगा। इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि विपिन ने राजा भद्र को कैद कर रखा या फिर उसे भगा डाला, लेकिन वास्तव में उसने किन के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि वह भविष्य में उसका कोई काम आएगा। लेकिन यहाँ पर वास्तव में जो विपिन ने उसे बताया था ना, उस नुस्खे का उसने यूज कर लिया। असल में बात कुछ ऐसी है कि विपिन राजा भद्र को अभी देखकर इतना खुश इसलिए है क्योंकि उसने उसके बटलर मोहन और जो जहर होल के साथ में वो कांड किया था ना, उसके बाद में विपिन को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और यहाँ पर अभी विपिन उसके साथ में और भी ज्यादा मजे लेना चाहता था। आखिरकार वो भी तो उसको सबक सिखाया ना कि निर्दोषों को मारने का क्या परिणाम होता है। और रही जहाँ पर थप्पड़ मारकर जहर को ठीक करने की बात, तो वो कभी भी ठीक नहीं होने वाला था। थप्पड़ मारना तो केवल एक नुस्खा था जिसके साथ में जो जहर का असर है ना, उसको दबा दिया जाए। लेकिन जब जब राजा भद्र वहाँ पर जाकर विपिन को अपमान करेगा या फिर उसके बारे में कोई भी गलत वर्ड बोलेगा ना, तो वह जहर फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। कुछ समय बाद में अब वह दोनों के दोनों एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने पहुंच जाते हैं और फिर वो अपने आसपास की पुष्टि करने लगता है। हालांकि जैसे वो आसपास की एरिया को पूरी तरह से स्कैन कर लेता है ना, तो उसके बाद में वह अपने आप को पूछने से नहीं रोक पाता और वह आदर्श से पूछ लेता है, हेड आदर्श, क्या आप मुझे एक बात बताएंगे कि ये तो एक मूल्यांकन हॉल है ना जहाँ पर आज सम्मेलन होना था, तो आखिरकार यहाँ पर ये सभी क्या कर रहे हैं? क्या यहाँ पर किसी पेंटर की जरूरत है? वहीं विपिन के उस तरह के सवाल को सुनने के बाद में आदर्श चुप रहा और उसने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ में कहा, प्रिंसिपल विपिन, आपको तो ये पता ही होगा, जो मूल्यांकन हॉल होता है ना, वह एक व्यापार का कितना अच्छा स्थान है और कई व्यापार इसी वजह से यहाँ पर आते जाते रहते हैं और इसको एक ट्रेडिंग हॉल के रूप में भी यहाँ पर विकसित किया गया है और हर एक मूल्यांकन हॉल के अंदर ट्रेड की जाती है और वहाँ पर जो नए नए सामान होते हैं निकाले जाते हैं, उनको बेच दिया जाता है। विपिन ने भी अपना सिर हिला दिया। हाँ, वास्तव में मूल्यांकन हॉल ऐसा ही होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सी अलग अलग कलाकृतियाँ होती है। हाँ प्रिंसिपल विपिन, मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर एक 300 वर्ष पुरानी एक पेंटिंग की ट्रेडिंग होने वाली है। इसी वजह से यहाँ पर बहुत से ट्रेडर्स जमा हैं और उस पेंटिंग को बनाने वाले का नाम सेड ओल्ड से नाम से जाना जाता है। क्या 300 वर्ष और सेड ओल्ड? लेकिन आखिरकार 300 वर्ष के अंदर ओल्ड कहाँ से लग जाता है? विपिन ने आदर्श से पूछा, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो लड़ाकू होते हैं ना, उनको 300 के आयु वर्ष के हिसाब से एक युवा ही माना जाता है और यहाँ पर आदर्श भी 400 वर्ष के थे। इसी वजह से विपिन अपने आप को नहीं रोक पाया और उसने आखिरकार आदर्श से पूछ ही लिया। हाँ प्रिंसिपल विपिन, आप वैसे सही तो कह रहे हैं। हालांकि जिस ओल्ड मॉन्क की आप बात कर रहे हैं ना, जो पेंटर के नाम से खिलाया जाता है, तो बात कुछ ऐसी है कि वह कई समय तक ट्रांसेंड मॉडल के ऊपर ही अटका हुआ था। वह कभी भी हाफ संत या संत लेवल के ऊपर नहीं पहुंचा था और वह एक 7 स्टार पेंटर ही कहलाया जाता था। हालांकि एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक से उसने अपना लेवल पार कर लिया और उसके बाद में वो बहुत ही अच्छी पेंटिंगें बनाने लगा, जिसके बाद में ही तो वह एक 8 स्टार पेंटर बन पाने में कामयाब हुआ था। और जिस पेंटिंग को उसने बनाया था ना, वह एक सैड पेंटिंग थी और उस पेंटिंग को बनाए जाने के बाद में उसकी एज तो बढ़ती रही, हालांकि जो उसकी बॉडी और उसका फेस था ना, वो उसी एज के अंदर लटका रहा और उसके बाद में उसका नाम सैड ओल्ड के नाम से पड़ गया। मैं समझ गया। विपिन ने अपना सिर हिला दिया और ऐसे ही बातें करते करते अब वह जल्द ही एक ट्रेडिंग हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर वह अभी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर थे।
उस हॉल के देखने के बाद में विपिन सोचने लगा, वास्तव में मैंने जितना सोचा था ना, ये उससे बहुत ही ज्यादा बड़ा हॉल है। अभी उस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कई जने अभी आसपास की सभी कलाकृतियों को देख रहे थे और वहाँ पर कई विक्रेता भी थे। वहीं दूसरी ओर विपिन तो अपने अलग ही काम के ऊपर लग गया। उसने आई ऑफ इनसाइट एक्टिवेट की और वो इतना ज्यादा जिज्ञासु था कि सभी चीजों को स्कैन करने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद में वह निराश हो गया, क्योंकि उसने देख लिया था कि यहाँ पर एक भी चीज उसके काम की नहीं थी, क्योंकि वह सभी चीजें अभी ट्रांसेंड मॉडल या उससे नीचे के लेवल के ऊपर ही थी। प्रिंसिपल विपिन, ये वो जगह है जहाँ पर केवल कुछ ट्रेनर्स आते हैं और अपने आप की योग्यता को पहचानने के लिए यहाँ पर इन सभी वस्तुओं की जांच करते हैं, और इस सारी वस्तुओं के अंदर कोई भी इतना ज्यादा खास चीजें नहीं होती और यहाँ पर ज्यादा पैसा भी नहीं लगाया जाता, और इसीलिए उन सभी को इसके अंदर कोई जोखिम नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ पर कुछ अच्छी चीज नहीं है, इसीलिए वो कम ही ट्रेड करते हैं। उसके बाद में अब वो दोनों ही दोनों सेकंड मंजिल के ऊपर पहुंच जाते हैं। वहां पर भी वैसी ही चीजें रखी हुई थी, हालांकि जो उनकी कीमतें थी ना, वो उससे थोड़ी सी ज्यादा थी और उनके अंदर प्रामाणिकता का गारंटी भी दी गई थी। हेड आदर्श ने विपिन से कहा, प्रिंसिपल विपिन, क्या आप एक बार इस पूरे हॉल को देख लेना चाहते हैं? क्या आप भी यहाँ पर कोई ट्रेडिंग करना चाहेंगे? विपिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी। वैसे भी यहाँ पर फालतू की चीजें पड़ी हुई है जिसके अंदर मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। अभी वास्तव में अभी विपिन को कोई चीज चाहिए नहीं थी, क्योंकि उसको तो अभी केवल हाई लेवल स्पीड स्टोन चाहिए थे या फिर केंद्रित हाई लेवल स्पीड स्टोन्स। इसके अलावा उसे कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहिए थी, इसी वजह से उसने जल्दी ही मना कर दिया। विपिन की बात सुनने के बाद में हेड आदर्श ने भी अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में वह कहीं पे भी नहीं रुकते और वह सीधे अब जल्दी से 5th फ्लोर के ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन हालांकि विपिन अभी उस हॉल के अंदर प्रवेश करने ही वाला था कि वह अचानक से अपनी जगह पर ही रुक जाता है, क्योंकि अचानक से उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे के ऊपर पड़ जाती है। वह कोई और नहीं था, वह वही व्यक्ति था जिसकी दिन के अंदर बहुत ही ज्यादा तारीफें की जा रही थी और जिसको विपिन ने एक बार प्रोत्साहन भी किया था, विपिन लियाओसी। और इसी के साथ में यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म होते हुए, गाइस, मूल्यांकन हॉल का क्या होने वाला है ये तो भगवान ही जाने। बेचारा ये विपिन आज फिर से अपनी लो प्रोफाइल को मेंटेन रखने वाला है। और इसके साथ में गाइस, नीचे 50 साइनअप्स कंप्लीट करवा दो। एक लिंक मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दी है। गाइस, अब तक मैंने जो सुबह वीडियो डाली थी ना, उसके ऊपर केवल 3 साइनअप्स आए हैं और मुझे पता नहीं कि आप कब तक कराओगे यार। भाई गाइस, जल्दी से करा दिया करो यार, छोटी मोटी चीजें ही तो है भाई। एक बंदे ने किया है, वो भी 3 आईडियों से लगाकर, और आप एक आईडी से नहीं कर सकते यार। करा दो करा। ठीक है गाइस, चलो देखते हैं कितनी देर के अंदर करा देते हो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।